Harvard's top scientists saying it could be a nuclear-powered alien craft. An interstellar object whirling through our solar system is actually a nuclear-powered spacecraft sent by aliens to test how humans respond. वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी की तरफ एक एलियन स्पेसशिप आ रही है। हाल ही में स्पेस रिसर्च टीम के वैज्ञानिकों ने कुछ नए तस्वीरें खींची हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से, और इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा रहा है कि एक स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ आ रही है, और इस स्पेसशिप का नाम दिया है 3I एटलस। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो चीज़ है ना, इसे स्पेसशिप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, जो कि एक आम एस्टेरॉयड नहीं करता। एस्टेरॉयड बड़े बड़े चट्टानों को जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं उन्हें कहा जाता है, और एस्टेरॉयड्स कभी भी कार्बन नहीं छोड़ते। लेकिन ये जो चीज़ है ये एस्टेरॉयड नहीं है, क्योंकि अगर ये एस्टेरॉयड होती तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं छोड़ती। ये एक स्पेसशिप ही हो सकता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। क्षमा चाहूँगा, ये एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एक कॉमेट है। कॉमेट बर्फ से बना रहता है और दूसरे धातु से, बल्कि एस्टेरॉयड में धातु ही धातु रहता है। ठीक है, खैर मतलब ये कॉमेट नहीं है, ठीक है, ना ही एस्टेरॉयड है, क्योंकि अगर ये कॉमेट या तो एस्टेरॉयड होता तो भाई ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही चीज़ नहीं छोड़ रहा होता। ऐसा केवल एक मशीन करती है, ठीक है, कोई स्पेसशिप करती है जो कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ रही है। तो वैज्ञानिकों का यहाँ पे साफ साफ कहना है कि ये एलियन शिप 100% है। जरा ये देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, एक कोई ऐसा वैसा नहीं है भाई। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए 3I एटलस, could this interstellar object be alien tech? Harvard study hints at possibilities। यानी हार्वर्ड की जो पढ़ाई है भाई इसी की तरफ इशारा करती है कि भाई ये जो चीज़ है ये एक्चुअल तस्वीर है, ठीक है, ये जो चीज़ है ना जिसे सब अब तक कॉमेट मान रहे थे, धूमकेतु मान रहे थे, ये कोई धूमकेतु या फिर कोई एस्टेरॉयड नहीं है। ये असल में क्या है, एक एलियन टेक, एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसका जो साइज़ है, ठीक है, ये जो ऐसे कलर किया गया है, लेकिन इसका ये एक्चुअल साइज़ दिखाने के लिए ऐसे कलर किया गया है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल लंबा है, और जिस तरीके से ये एक्ट कर रहा है, यानी जिस तरीके से भाई इसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड देखा जा रहा है, उससे भाई साफ साफ ये बातें पूरी तरीके से शक इसी तरफ जा रहा है कि भाई ये कोई एलियन स्पेसशिप है। क्योंकि कोई भी धूमकेतु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या पानी नहीं छोड़ते हुए जाता, ना ही कोई एस्टेरॉयड पानी यानी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये जो चीज़ है कोई एलियन टेक हो सकती है। खैर आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, फ्यू डेज अगो एस्ट्रोनॉमर्स स्पॉटेड अ स्मॉल कॉमेट। तो पहले सब लोग इसे कॉमेट ही मान रहे थे, धूमकेतु मान रहे थे। दैट एंटर्ड आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम में घुसा। नाउ अ हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर इज सेइंग दैट इट्स अ चांस दैट द कॉमेट इज एक्चुअली नॉट अ पीस ऑफ रॉक, यानी कि ये कोई चट्टान नहीं है, बट सम सॉर्ट ऑफ एलियन टेक, ये कोई एलियन टेक है। First observed by NASA asteroid terrestrial impact last alert system ATLAS, ठीक है। The comet was named by the minor planet center as 3I एटलस, ये नाम दिया गया इसे, ठीक है, 3I एटलस। तो इतना है बेसिकली, तो इतना है कि ये जो 3I कॉमेट मान रहे हैं सब लोग अब तक, लेकिन अब हाल ही के रिसर्च से ये पता चला है कि भाई ये कोई कॉमेट ही नहीं, केवल धूमकेतु नहीं, यानी धूमकेतु में क्या क्या होता है, आपका धूल और बर्फ, और जब वो सूरज के पास से गुजरता है तो बर्फ़ पिघलने लगती है, जिस वजह से लंबा पूंछ दिखाई देता है धूमकेतु का। और धूमकेतु कभी भी, यानी जो कोमेट है वो कभी भी भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, लेकिन ये चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन भी छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, जिससे हाल के जो रिसर्च है उससे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई एलियन टेक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, द जेम्स वेब टेलीस्कोप इमेजेस ऑफ 3I एटलस आर फाइनली अवेलेबल। द बिगेस्ट फाइंडिंग इज दैट सच अ हाई CO2
H2O ratio has never been observed in a comet that this distance. यानी अब तक मतलब इतनी दूरी पे ये जो कॉमेट अब तक पूरे इतिहास में, ठीक है, इतने डिस्टेंस में जो ये कॉमेट देखा गया है, लेकिन ये कॉमेट पूरी तरीके से हो नहीं सकता क्योंकि ये जो कॉमेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, पानी का फॉर्मूला है ना H2O, तो पानी यानी हाइड्रोजन छोड़ रहा है। पूरे इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया। एंड अनयूजुअली CO2 रिच न्यूक्लियस सस्पेक्टेड, और ये है प्योर इमेजेस जो टेलीस्कोप द्वारा ली गई है, असली इमेजेस। ये देखिए अगला, वी आर बीइंग टोल्ड 3I एटलस इज जस्ट अनदर कॉमेट। मतलब हमें ये बोला जा रहा है कि जो 3I एटलस है ये केवल एक आम कॉमेट है, धूमकेतु है, बट नथिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट फिट्स द मोल्ड। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये धूमकेतु के जो भी चाल चलन होता है, यानी जिस तरीके से वो एक्ट करता है, उसमें ठीक नहीं बैठता है। द डीपर यू लुक द स्ट्रेंजर इट गेट्स, यानी जितना गहरा आप इस चीज़ के बारे में खोज करते हैं, ढूंढते हैं, उतना अजीब चीज़ें होती जाती हैं। देखिए, ओनली CO2 आउट गैसिंग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए ये जा रहा है। दिस थिंग इज रिलीजिंग, देखिए 70 kg ऑफ CO2 एवरी सेकेंड, यानी हर सेकेंड 70 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए जा रहा है। भाई ये कम नहीं होता, हर सेकंड, एक सेकंड में 70 किलोग्राम, फिर दूसरे सेकंड में अगला 70 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए ये आगे जा रहा है। बट नो कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ रहा। यानी अगर आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें जलाएंगे ना अगर आप, तो उसमें कार्बन निकलेगा, कार्बन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। अगर किसी चीज़ को आप जलाएंगे, विशेष रूप से प्लास्टिक को, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि बहुत हानिकारक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये 70 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक सेकंड में छोड़ रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ रहा। एंड नो वाटर, और पानी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। दैट्स अनहर्ड ऑफ। एवरी कॉमेट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड CO2 ऑल्सो शोड अदर गैसेस। यानी इतिहास में जिन कॉमेट को, जिन धूमकेतु को ये देखा गया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं छोड़ते, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में दूसरे गैसेस भी छोड़ते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये चीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा है, साथ में हाइड्रोजन भी छोड़ रहा है। दिस डज नॉट वाई, नोबडी नोस, अब तक कोई नहीं जानता क्यों ऐसा है। नो वाटर कोमा। कॉमेट्स टिपिकली डिस्प्ले वाटर वेपर। विशेष रूप से जो कॉमेट धूमकेतु होते हैं वो पानी की भाप छोड़ते हैं। एंड अ क्लासिक वाटर बेस्ड कोमा, और एक नॉर्मली क्लासिकली वाटर बेस्ड कोमा छोड़ते हैं। फॉर एटलस नथिंग। लेकिन ये जो एटलस अभी का जो कॉमेट बोल रहे हैं सब लोग, जिसको एटलस 3I नाम दिया गया है, ये कुछ भी नहीं छोड़ रहा। नो एविडेंस ऑफ वाटर डोमिनियंस, नो स्टैंडर्ड टेल। जैसे कि आम रूप में धूमकेतु का नाम धूमकेतु इसलिए पड़ा है क्योंकि भाई वो उसका पूंछ होता है। कि धूमकेतु विशेष रूप से है क्या, धूल और बर्फ जमा हुआ, और जब वो धूल और बर्फ जमा हुआ सूर्य के पास से गुजरता है तो क्या है, बर्फ पिघल जाती है, जिस वजह से वो पूंछ दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम पड़ा धूमकेतु। लेकिन ये जो एटलस है 3I, इसमें कुछ ऐसा धूमकेतु के कुछ चिन्ह है ही नहीं। नो स्टैंडर्ड टेल, उसका कोई पूछ ही नहीं है। जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिफाइंग एवरी एक्सपेक्टेशन। द साइज इज शॉकिंग, और इसका जो साइज है ना भाई, ये बहुत ही भयंकर रूप से बड़ा है। न्यूअर पहले ये कहा जा रहा था कि ये मैनहट्टन आइलैंड के साइज का है, लेकिन हाल ही के स्टडीज से ये पता चला है। न्यूअर एस्टिमेट्स सजेस्ट्स अ न्यूक्लियर और इफेक्टिव रेडियस दैट कुड रीच टेंस ऑफ किलोमीटर अक्रॉस, यानी 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है ये। ऑन द स्केल ऑफ 1:87 द मून्स डायमीटर। करीबन जो चांद है, चांद के साइज का ही है। चांद बहुत बड़ा है भाई। इफ़ दैट होल्ड्स दिस इजंट पेबल, मतलब ये कोई कंकड़ नहीं है फ्रॉम अनदर सिस्टम,
किसी और सिस्टम से, किसी अनदर सोलर सिस्टम से ये कोई कंकड़ नहीं आ रहा भाई। इट्स अ जाइंट, विशाल एक जाइंट की तरह है, पहले से भी बहुत बड़ा है, मैनहट्टन से भी बड़ा है। द लाइट मेक्स नो सेंस, और इसमें बत्तियाँ यानी लाइट भी जल रहा है इसमें, जो कि एक आम धूमकेतु कॉमेट नहीं करता। आम धूमकेतु लाइट नहीं जलाता भाई, इसमें लाइटें भी जल रही हैं। ये नासा का एक टेलीस्कोप है स्पियरएक्स, ठीक है, उसका डाटा दिखाता है कि भाई इसमें जो लाइट है ना वो एक बादल की तरह सिस्टमेटिक तरीके से लगाई गई हैं लाइन से, ठीक है, अराउंड द ऑब्जेक्ट, इवन ग्लोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, और आगे से भी ये जल रहा है, लाइट जलती है। दैट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट कॉमेट्स डू, और ये पूरा उल्टा है जो कॉमेट करते हैं। कॉमेट का पीछे की तरफ लाइट जलता हुआ दिखाई देता है, वो भी तब जब वो सूर्य के पास से निकलता है, जब पिघलता है बर्फ, ठीक है, पूंछ दिखाई देता है, तभी उसे धूमकेतु कहते हैं। लेकिन इसमें आगे में भी लाइट जल रहा है। इधर इट्स जनरेटिंग इट्स ओन लाइट, ये हो सकता है कि भाई ये जो चीज़ है ये अपना खुद का लाइट जला रहा है, या कोई सिस्टम है इसके अंदर ऐसा। और इट्स फार लार्जर एंड स्ट्रेंजर देन नासा एडमिट्स, और या तो भाई ये खुद का लाइट जला रहा है जिसे सब धूमकेतु कह रहे हैं, या भाई ये इतना बड़ा है जितना अब तक नासा ने सोच रखा है कि भाई ये बहुत बड़ा है। साइलेंट फ्रॉम JWST, जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑब्जर्व एटलस वीक्स अगो। बहुत हफ्तों पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एटलस 3i, जो नाम दिया गया इस कॉमेट को, भाई इसको देखा गया था। स्टिल नो इमेजेस, अभी तक कोई इमेज, इसका तस्वीर रिलीज़ नहीं किया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप के तरफ से। वाई, क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। जो कॉमेट एक आम धूमकेतु होता है उससे ये बिल्कुल ही उलट है, आगे की तरफ लाइट जल रही है, इसमें सिस्टमैटिक तरीके से लाइट है। It's got a unique signature that doesn't imply comet, and as you know, NASA is saying this is a comet. It poses no threat to Earth and will remain at a distance of at least 1.6 astronomical units. That's about 150 million miles. But as we know, NASA's been wrong before. वेल यहाँ पे ये वैज्ञानिक कह रहा है कि नासा गलत है, और हम जानते हैं पहले भी नासा ने, जो एलन मस्क ने कार छोड़ा था ना स्पेस में, उस कार को भी नासा ने एस्टेरॉइड सोच लिया था। तो हम जान सकते हैं कि नासा का इंफॉर्मेशन कितना है। और नासा अभी इस चीज़ को कॉमेट बोल रही है, बल्कि कॉमेट ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से कॉमेट एक्ट करता है ये चीज़ उसका उल्टा एक्ट कर रही है। लाइटें हैं इसमें आगे भी, जो कि कॉमेट में ऐसा नहीं होता। So they've been wrong before. Oh yeah, I mean science is full of mistakes, you know, and I mean science is full of mistakes, you know, and नोटिस कीजिए, यहाँ पे वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये वैज्ञानिक खुद कह रहा है कि साइंस इज फुल ऑफ मिस्टेक्स। I mean science is full of mistakes, you know, and यानी साइंस में गलतियां भरी पड़ी हैं। अभी भी बहुत से चीज़ों में साइंस में बहुत सारी गलती है, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इंसान भी बंदर में से या एप्स में से क्या हुआ, इंसान बना। हाँ, टोटली फालतू का थ्योरी, ऐसा कोई है नहीं। खैर, ये टॉपिक ये नहीं है, हम आगे चलते हैं। Scientists in the mainstream of science that are considered experts often invest billions of dollars to check a hypothesis that turns out to be wrong. You know, some examples include, for example, a new symmetry of nature, supersymmetry, that was thought to be definitely out there, and then the Large Hadron Collider was constructed at a cost of $10 billion and didn't find any evidence for it in its natural range of parameters that was embraced for decades by theoretical physicists. Yes. And you know, there are many such examples that I can bring, but the point is that science is not decided by authority, it's decided by evidence. And the problem with experts is that they often use echo chambers that represent their past knowledge, and by doing that they do not allow something surprising to be discovered. I think in science we should have some sense of humility, because
Nobody expected, for example, quantum mechanics to be discovered. It was completely surprising. We still don't understand it a century later. And Albert Einstein had a difficult time interpreting it. Well, basically जो साइंस है वो उस किसी चीज को नहीं मानता जिस चीज का उसके पास सबूत बिल्कुल नहीं है। तो भाई अगर ये बात है ना, तो भाई साइंस आप कैसे मान रहे हो कि ये जो चीज़ उड़ती हुई आ रही है ये कॉमेट ही है? आपके पास क्या सबूत है? क्योंकि जितने भी सबूत अभी आ रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि कॉमेट का पूंछ होता है, इसका पूंछ नहीं है। कॉमेट का पीछे लाइट होता है, इसका आगे भी लाइट है। तो कैसे मान रहे हो? और एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जो भाई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि हम बंदर में से या फिर एप्स में से हम लोग इंसान बने, क्या सबूत है साइंस के पास? वो चेंज होते हुए ना एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ट्रांसफर होते हुए कोई प्रमाण है क्या? नहीं है ना। तो कैसे मान रहे हो? साइंस को भाई ये बात माननी पड़ेगी कि उनके पास भी बहुत सारी चीज़ों के प्रमाण सबूत नहीं है। बंदरों की हड्डी दिखाने से नहीं होगा, चिंपांजी गोरिल्ला का हड्डी दिखाने से नहीं होगा। बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है, एक हिस्टोरिकल पुस्तक है। फिर भी बाइबल में ये सारी बातें पहले ही बता दी गई हैं कि भाई एक समय था जब पृथ्वी में जायंट्स रहा करते थे, विशाल विशाल 30 फुट 40 फुट के लोग रहा करते थे, जिन्हें नेफरलेम कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस बात को यानी बाइबल की बातों को नहीं मानना चाहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। You know, we say, well, nothing could travel that fast. Nothing could reach us because it's too far away. Well, let's put a civilization that's been around 1 billion more years than us. Where would they be? Exactly. In technology. So I think it's just complete arrogance and ignorance to think that we've got all the answers. I think it's just arrogant. Well, यहाँ पे ये व्यक्ति साफ साफ कहता है कि जो नासा है वो घमंडी हो चुका है कि हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बाइबल का वचन सत्य वचन है, लेकिन नासा ने हम नहीं मानेंगे, हम घमंडी, हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। नासा घमंडी हो चुका है। वो जो चीज आ रही है ना, ये भी हो सकता है कि वो कोई स्पेसशिप हो। कि भाई तुम कैसे घमंडी बन जा रहे हो नासा कि तुम बोल रहे हो कि भाई ये जो चीज़ है ये कोई स्पेसशिप नहीं, ये कॉमेट ही है, बल्कि सबूत कुछ और ही बोल रहे हैं। वेल, यहाँ पे तो एक सवाल इन वैज्ञानिक से पूछा गया कि हम कब इसको आसमान में देख पाएंगे। My hope is that by the end of September we will know, because during October it will be difficult to observe it, because the sun will be in the way. Yeah. It will hide behind the sun at You know, that it's time. तो वैज्ञानिक का कहना है कि सितंबर के अंत में ये हमें आसमान में देखने को मिलेगा। और अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी हम अगस्त अंत में, आज शायद 22 या 23 तारीख है, तो भाई बहुत ही जल्द यानी कि अगले महीने सितंबर के अंत में हमें ये आसमान में देखने को मिलेगा। तब पता चल जाएगा ये है क्या, कॉमेट है या कोई एलियन स्पेसशिप है। लेकिन पर्सनली अगर बोला जाए तो मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है कि ये सब शैतान के पुजारियों का चाल है। हम जानते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम क्या है, अब वो इतना सीक्रेट नहीं रहा। तो भाई मुझे लगता है कि ये शैतान की चाल है, शैतान की पुजारियों की, क्योंकि ये ना धीरे धीरे करके ना अभी जहाँ पे पावर है यानी जिसके हाथ में भी पावर है वहाँ से पावर शिफ्ट करना चाहते हैं और किसी न किसी तरीके से करेंसी या फिर किसी न किसी तरीके से भाई ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं और वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लेके आना चाहते हैं। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो आगे भी बोलते हैं कि मान लीजिए कि ये कॉमेट नहीं है और सितंबर में ये पता चलता है कि ये एलियन स्पेसशिप है, तो क्या होगा? तो अगर ये एलियन स्पेसशिप निकली तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी भाई जो मार्केट है ना वो टोटली क्रैश कर जाएगा, स्टॉक मार्केट। And of course, if something like that is detected, the stock market may crash. You know, if there is evidence that we encounter alien technology, Yes. that would be the most significant event in human history. Stick around. तो जैसा कि आपने सुना, वैज्ञानिक ने भी इस बात की पुष्टि की कि अगर ये एलियन स्पेसशिप निकलती है, जो कि मुझे लगता है ये जो शैतान के पुजारी है ना, ये लोग ब्लू बीम मारेंगे आसमान में, ठीक है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम आप लोग सर्च कीजिए अगर आप लोगों को नहीं मालूम, तो ये लोग मारेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसा दिखाएगी कि हाँ भाई ये एलियन स्पेसशिप है, और क्या होगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा इस दुनिया में, सब हर एक देशों में, ठीक है। और क्या होगा उस वक्त, करेंसी ये वो होगा भाई, प्रॉब्लम्स आएंगी, जिस वजह से ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये लोग डिजिटल करेंसी, और वैसे तो डिजिटल करेंसी अभी मार्केट में, लेकिन और भी ज़्यादा पुश करे इस चीज़ को।
तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अब सितंबर के अंत में ही पता चलेगा कि ये है क्या और क्या है क्या नहीं है भाई, देखेंगे आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाए। मिलते अगले वीडियो में। इस सितंबर के अंत में क्या होगा, यानी कि अगले महीने के अंत में क्या होगा, हम देखते हैं आगे। तो मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।